हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो अपन बात करेंगे नए एक्ट की, उस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की, सेक्शंस की, कि इसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स की बात करें 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे एमसीक्यू बेस्ड के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे कि कंपनीज एक्ट में कंपनी से रिलेटेड डेफिनेशन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और उसके फीचर्स की। इस लेक्चर में अपन इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी से क्या मतलब है? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो भाई कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट लाइक कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुई है, वो क्या है? कंपनी है। अब बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस है जो इंक्लूड करती है कंपनी की डेफिनेशन के साथ किसको? कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे मार्शल है, प्रोफेसर हेने है, इन लोगों ने जो डेफिनेशन दी है वो दी है कंपनी की डेफिनेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स। अदरवाइज अपन बात करें तो कंपनी की डेफिनेशन जो एक्ट में दी गई है वो दी गई है कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट लाइक 1956 की। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कंपनी की विशेषताओं की। तो कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है कंपनी की, वो आती है सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। और सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि साहब कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट अ नेचुरल पर्सन। इसका क्रिएशन बाय लॉ होता है और इसका डिस्ट्रक्शन भी कैसे होगा? बाय लॉ ही होगा। तो कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके मेंबर्स अलग हो जाएंगे और कंपनी अलग। इवन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से करेगी, प्रॉपर्टी अपने नाम से रखेगी, सब कुछ जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कंपनी के नेम से होंगे। कंपनी के मेंबर्स का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इसके ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के ऊपर काफी केस लॉज हुए हैं। जैसे पहला केस लॉ की अगर मैं बात करूं सोलोमन वर्सेस सोलोमन, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बताया गया था। तो एक बंदा था सोलोमन नाम का जो एक शू मैन्युफैक्चरर था। उसने सोचा यार एक कंपनी बनाते हैं, तो उसने एक कंपनी क्रिएट की। उस कंपनी में वो खुद, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और 1 बेटी क्या बन गए? मेंबर बन गए। ठीक है साहब, मेंबर बन गए। अपनी जितनी भी एसेट थी ट्रांसफर कर दी कंपनी को और ऑलमोस्ट सारे शेयर किसके पास थे? सोलोमन के पास। और वो एक क्रेडिटर भी था कंपनी का। अब जैसे जैसे कंपनी चली अदर लोगों ने भी पैसा लगाया। ठीक है भाई, लगा दिया। अब फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा था। तो अदर क्रेडिटर ने डिमांड की कि भैया सोलोमन का पेमेंट करने से पहले हमारा पेमेंट करो। क्यों? क्योंकि सोलोमन खुद ओनर है और ओनर का पेमेंट तो बाद में होना चाहिए, तो सबसे पहला पेमेंट हमारा होना चाहिए। मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं भैया, जिस तरीके से आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आप कंपनी के मेंबर्स हो, आप क्रेडिटर हो, उसी तरीके से सोलोमन भी मेंबर है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट एंटिटी रखती है। तो उस केस में डिसीजन दिया गया कि जिस तरीके से आपका पेमेंट होगा उसी तरीके से सोलोमन का पेमेंट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ की बात करें तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है जो कि है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। इस केस लॉ में क्या हुआ? एक बंदा था ली नाम का, जिसने एक कंपनी में ऑलमोस्ट सारे शेयर्स खरीद लिए। ठीक है भाई, अब सारे शेयर्स खरीद लिए तो इन्फ्लुएंसिंग पावर उसके हाथ में आ गया। उसने अपने आप को कंपनी का चीफ पायलट डिक्लेयर कर लिया। देखो नाम से पता चल रहा है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। इस कंपनी का काम क्या था? एयर फार्मिंग था। तो उसने अपने आप को एज ए चीफ पायलट डिक्लेयर कर लिया। ठीक है भाई, कर लिया। जब वो प्लेन उड़ा रहा था तो प्लेन क्रैश हो गया। जब वो प्लेन उड़ा के वो काम कर रहा था कंपनी के लिए, प्लेन क्रैश हो गया और ली की डेथ हो गई। तो ली की वाइफ ने अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज मान के उसे क्या किया? क्लेम किया कि भाई एम्प्लॉय था कंपनी का और कंपनी का काम कर रहा था, तो उसको क्लेम किया उसने कि मेरे को कंपनसेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ।
लेकिन कंपनी ने डिनाई कर दिया, बोले हम आपको पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ली तो ओनर था और ओनर और नौकर या ओनर और एम्प्लॉय तो एक ही बंदा नहीं हो सकता, तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे। लेकिन भैया उस केस लॉ में भी डिसीजन क्या दिया गया कि नहीं, ली अलग था और कंपनी अलग थी। जिस तरीके से अदर एम्प्लॉय होते हैं उसी तरीके से वो भी एम्प्लॉय था। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? कंपनी अलग और मेंबर अलग, तो ली की वाइफ को कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे केस लॉज हुए हैं, जैसे कांडोली टी स्टेट का एक केस लॉ हुआ। इस कंपनी में क्या हुआ, कुछ लोग थे जो एक चाय के बागान रखते थे, ठीक है, एज ए फैक्ट्री बोल लो, एज ए पार्टनरशिप बोल लो। उन लोगों ने सोचा कि यार एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाई, अपनी सारी पार्टनरशिप के एसेट्स ट्रांसफर की उस कंपनी को, और जब कंपनी को एसेट ट्रांसफर की तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको कुछ ड्यूटी पे करनी थी, कुछ टैक्सेस पे करने थे। उन्होंने उन ड्यूटी की, उन टैक्सेस की इस बेसिस पे रिबेट मांगी कि भैया ये तो हमको ही ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनरशिप भी हम और कंपनी भी हम, तो हमको ट्रांसफर है, तो फिर किस चीज़ की ड्यूटी? लेकिन डिसीजन क्या आया, नहीं भैया हमसे हम नहीं, हमसे कंपनी, क्योंकि आप अलग हो और कंपनी अलग है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कहता है मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। क्लियर है? ये था सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो देखो दो तरीके के पर्सन होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो एक इंडिविजुअल है जिसका बोर्न नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, जैसे आप और मैं। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन वो जो मियर इमेजिनेशन ऑफ लॉ है, जो किसके कारण बनता है? लॉ के कारण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। और कंपनी तो क्या है भाई, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि इसका क्रिएशन बाय लॉ होता है, इसके लिए एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कंपनी को क्या माना जाता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। इसकी अपने मेंबर से सेपरेट एंटिटी है, ये अपनी असेट अपने नाम से क्रिएट करेगी, बैंक अकाउंट अपने नाम से रखेगी, सारे ट्रांजैक्शन अपने नाम से करेगी। इवन इसके मेंबर का इसकी प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। एज ए मेंबर आप क्लेम नहीं कर सकते कंपनी की प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी खुद की होती है, न कि मेंबर्स की। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा परपेचुअल सक्सेशन। क्या आएगा? परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट कहता है कि पीपल में कम्स इन एंड पीपल में गोज आउट बट अ कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। कि भैया लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी तो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ एंड ऑल्सो इज डिस्ट्रक्टेड बाय लॉ। ये बनेगी किससे? लॉ से। तो डिस्ट्रॉय भी किससे होगी? लॉ से ही होगी। तो लोगों के आने का और लोगों के जाने का इसके एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दिया गया है कि एक कंपनी की मीटिंग चल रही थी, वहां सारे शेयर होल्डर थे, सारे मेंबर्स थे, किसी ने बम लगा के उस कंपनी को उड़ा दिया, उन मेंबर्स को उड़ा दिया, तो क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में है? आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि कंपनी तो साहब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है? लॉ कर सकता है। तो एक बम लगा के अगर पूरे मेंबर्स को उड़ा दिया जाए तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, अगर एक कंपनी के सारे डायरेक्टर्स कहीं घूमने जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, सारों की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है? लॉ ही कर सकता है, जिसके लिए डिटेल्ड प्रोसीजर है। तो कंक्लूजन क्या है कि लोगों के आने और जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके अंदर अपन बात करें वो आएगा कॉमन सील। देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब वो जो भी वर्क्स करेगी उसके लिए उसे कोई तो चाहिए, तो उसके लिए होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके, और उसके पर्टिकुलर जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कौन करता है? डायरेक्टर्स ही करते हैं। क्लियर है? लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लगे कि यार ये काम कंपनी ने किया, ऑथेंटिकेट तो होना चाहिए। उसके लिए यूज की जाती है कॉमन सील, ठप्पा, जिसपे वो लग गया वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, नया जो कंपनीज एक्ट आया उसके अंदर
ये मेंशन किया गया अमेंडमेंट्स में कि भैया अब एक कंपनी को कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, वो चाहे तो रख सकती है, अदरवाइज नहीं रखेगी। अगर उसके पास कॉमन सील नहीं है तो किसी भी पेपर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, या अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है देन 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी उसके ऊपर साइन कर देगा और काम चल जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके और फीचर्स की, तो इसके और फीचर्स में आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी कर लिया अपन ने, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, कॉमन सील हो गया। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज, दायित्व है। तो ध्यान देना, कंपनी में उसके मेंबर्स की लायबिलिटी 3 तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी कौन से नेचर की है। अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है या गारंटी कंपनी है। मैं बात करता हूं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में उसके मेंबर्स की, ध्यान देना मेंबर्स की, क्योंकि कंपनीज लायबिलिटी ऑलवेज भी अनलिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी तो हमेशा कैसी रहेगी, अनलिमिटेड। हम बात कर रहे हैं मेंबर्स की लायबिलिटी की, तो मेंबर्स की लायबिलिटी अगर कौन से टाइप की कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो उस केस में अगर कोई मेंबर एंटर हुआ है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कहां तक, ऑन द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 5 रुपए पे कर दिए, 5 बाकी है भैया। कंपनी अगर लिक्विडेशन में जा रही है तो आपसे मैक्सिमम कितना मांग सकती है, 5 रुपए, जो आपका अनपेड अमाउंट है। तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, कहां तक, ऑन द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो, अनलिमिटेड। बोले तो भैया अगर कोई लॉस हो गया, ह्यूज लॉसेस हो गए ना, तो उस केस में मेंबर्स की पर्सनल एसेट तक को सोल्ड आउट किया जा सकता है। फिर आता है गारंटी कंपनी, तो भैया गारंटी कंपनी में मेंबर बनते टाइम मेंबर एक नॉमिनल अमाउंट की गारंटी देता है कि भैया 1 लाख की गारंटी मेरी, तो उसकी 2 लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। पहली ऑन द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, और दूसरा ऑन द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, जितने की उसने गारंटी दी। लेकिन ध्यान रखना, द गारंटीड अमाउंट ओनली बी क्लेम ऑन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जो गारंटीड अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ कब मांगा जा सकता है, लिक्विडेशन के टाइम पे मांगा जा सकता है। क्लियर है, ये हो गया अपना क्या, लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिटीजन, क्या कंपनी एक सिटीजन है, क्या कंपनी एक नागरिक है, तो आपका आंसर होगा नो, कंपनी एक सिटीजन नहीं है भैया, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। और सिटीजन नहीं है इसलिए उसके पास वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो मूल अधिकार नहीं है जो हमारे पास है। क्योंकि सिटीजन कौन होता है, एक नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन को सिटीजन की कैटेगरी में नहीं माना जाता, इसलिए इसके पास वो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है जो एक ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसके मेंबर तो सिटीजन है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाना हो तो मेंबर अपने बिहाफ पे उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। बात आती है सिटीजनशिप या नेशनलिटी की। भैया कंपनी एक सिटीजन तो नहीं है, लेकिन कंपनी की सिटीजनशिप होती है, नेशनलिटी होती है। कहाँ की, जिस कंट्री में वो कंपनी क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, वो उसकी क्या है, नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है। नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें, टू बी शूड एंड कैन बी शूड, कि भैया कंपनी केस फाइल कर सकती है और कंपनी पे केस फाइल हो सकता है, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, पर्सन तो है भैया, तो पर्सन है तो ये केस फाइल कर सकती है और इसके ऊपर केस फाइल हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 2 और मैक्सिमम होंगे 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 7 और मैक्सिमम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड द केस ऑफ ओपीसी ओनली 1 मेंबर रिक्वायर्ड। मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करूं तो वो एक ही बंदा मिनिमम की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा और मैक्सिमम की भी। इट मीन्स ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स कितने होंगे, एक ही होंगे। क्लियर है। तो ये थे कंपनी के फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लायबिलिटी, सिटीजन, टू बी शूड एंड कैन बी शूड। और कंपनी अपनी प्रॉपर्टी जो भी रखेगी, ध्यान रखना किसके नाम से रखेगी, अपने खुद के नाम से रखेगी। किसी भी मेंबर का उसमें कोई इंश्योरेबल अमाउंट नहीं होगा। कोई भी मेंबर कंपनी की असेट्स में कोई क्लेम नहीं कर सकता। इस पे केस लॉ भी हुआ था। एक बंदा था जिसने क्या किया, एक कंपनी के ऑलमोस्ट शेयर खरीद लिए और वो कंपनी का एक मेजर क्रेडिटर भी था। तो उसने जो कंपनी की टिम्बर थी, लकड़ी थी, उसको अपने नाम से इंश्योरेंस करवा ली और बाय द वे आग लग गई, पूरा का पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। उसने कंपनी से कॉम्पनसेशन मांगा कि साहब मैंने इंश्योरेंस करवाई थी, मेरे को कॉम्पनसेशन दिया जाए। वहाँ कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया वो जो असेट थी वो कंपनी के नाम से इंश्योरेबल होनी चाहिए थी, आपका उसमें कोई इंश्योरेबल अमाउंट नहीं है, इसलिए हम आपको कोई क्लेम नहीं देंगे।
ठीक है, तो ये थे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के फीचर। आई होप आप सब लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।